शेख साहब, आप बताएं कि आज का जो मामला है इस बारे में क्या आपका मतलब सुबह क्या मामला हुआ है जिस बारे में जो ये कहा जा रहा है कि आपने सख्त लहजा इस्तेमाल किया है और किस वजह से किया है? आवाम के लिए किया है। और ऐसी साहब हैं जो हमारे, उनके बारे में क्या कि वो उन्होंने कोई नाजायज़ मतलब किसी से कोई वो नजायज़ भी कर रहे हैं और उन्होंने मुझे अंदर कर दिया है। मैंने फ़ोन पे बात की है, मैंने कहा आपने क्या किया है, ये आपको कहा जो था आप इनका करवा दें, ये मुंशी है या पटवारी है जो भी है उनका करवा दें। ये कह रहा है उसे 1 लाख रुपया दो मुझे रिश्वत, तो उन्होंने इसको गलत मतलब में गलत लेकर लेके उल्टा मुझे ये अंदर करवाया है इसने। सही है, जैसे शर्म आनी चाहिए, ठीक है, बेशर्म है ये लोग घरों में भी घुसता है। सही है। ओके गाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल वाले वाक़े से रिलेटेड जो है वो काफ़ी सारे लोग क्वेश्चंस कर रहे थे और कुछ जर्नलिस्ट भाई भी आए हुए हैं। उन्होंने भी कहा कि उससे आप कुछ फैक्ट्स बताएं, उसका कोई बैकग्राउंड बताएं। तो मैं आपको सारा उसका बैकग्राउंड बताता हूँ जितना भी शॉर्ट से टाइम के अंदर। एक्चुअली इशू ये हुआ था कि ढुडियाल के अंदर कुछ 25 से 28 के करीब एक पार्टी ने कोई दुकानें बलबे सड़क जो है वो कंस्ट्रक्ट की थी, वो बनाई थी। अच्छा, जब भी कोई दुकानें या कोई बिल्डिंग इस तरह से बनती है तो उसकी एक नक्शे की फ़ीस होती है, वो आपने जमा करवानी होती है। म्यूनसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या टाउन कमेटी में जिसकी जुरिस्डिक्शन बनती है वो लाजमी करवानी होती है। और फिर अगर आप उसको बलबे सड़क अगर कमर्शियल पर्पसेस के लिए दुकानें यूज़ करते हैं तो उसकी और ज़्यादा फ़ीस होती है, वो आपने जमा करवानी होती है। यही हमारा एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट का। और इसको जो है हमने ये प्लान किया कि हम जो है ना, हमारे एक चल रहा था प्लान कि हम फ़ीसेस वगैरह वो जो है ना वो कलेक्ट करें, वो इकट्ठी करें जिन लोगों की, जिन दुकानों की वो रहती हैं। तो इसी में हमें हमारे ये नोटिस में आया कि यहाँ पे इन दुकानों की ये नई बनी है और बलबे सड़क है और कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी मैप फ़ीस जो है इन्होंने जमा नहीं करवाई। तो अकॉर्डिंगली एज़ पर लॉ हमने आज से कोई 1.5-2 महीने पहले, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, उसको सील कर दिया। और उस सील करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये लोग जो है वो कोर्ट्स में चले जाते हैं और साल हर साल ये मुकदमे चलते रहते हैं, चूँकि वो एडमिनिस्ट्रेशंस बदलती रहती हैं तो उसका वो फ़ायदा उठाते हुए उसको वो चलाते हैं। हमने सील कर दिया। तो फिर ये जो पार्टी थी ये शेख वक़ार की जो है कोई रिलेटिव्स थे, कोई रिश्तेदार थे। तो और भी जगहों से हमें वो मुख्तलिफ़ लोग से कॉल करवा रहे थे। तो हमने अपने तौर पे ये डिसाइड किया कि इनको जो है ना कुछ 14 दिन का टाइम दे देते हैं जिसमें ये फ़ीस जमा करवा दें, क्योंकि हमारा पर्पज़ यही था कि फ़ीस नक्शों की जमा हो जाए। उसी दिन जिस दिन ये सारा चल रहा था तो ये शेख वक़ार को लेके मेरे ऑफ़िस में आए। मेरे स्टाफ ने मुझे ये इन्फॉर्म किया कि शेख वक़ार जो था वो ड्रंक था और ठुड्डा मार के दरवाज़ा खोला और आगे कहा किधर है एसी। और उसके बाद फिर मैं ऑफ़िस में मौजूद नहीं था, मैं फ़ील्ड में था। मुझे जब पता चला तो बहरहाल मैंने इस चीज़ को भी जो है ना वो इग्नोर कर दिया, हमने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। और ये जो उन लोगों को फिर भी हमने 14 दिन का टाइम दिया, उनसे एफ़िडेविट लिखवा लिया और उनको कहा कि आप अपनी 14 दिन के अंदर आप अपनी फ़ीस जो बनती है एज़ पर लॉ वो जमा करवा दें। उसके बाद 14 दिन के बाद जो है हमने उनको थोड़ा सा डेलिब्रेटली, बीच में कोई कोरोना का इशू भी चल पड़ा तो हमने डेलिब्रेटली उन्हें टाइम दिया कि मज़ीद टाइम ले लें, 15 दिन 14-15 दिन का मज़ीद टाइम भी दे दिया। हमने नहीं पूछा, हम ख़ुद भी बिज़ी हो गए, काफ़ी मसरूफ़ियत थी तो नहीं पूछ सके। तो वो तकरीबन महीना 1.5 महीना गुजरने के बाद जब दोबारा हमने जो है वो थोड़ा सा चीज़ें देखी, एक्टिव हुए, कुछ चीज़ें हम देख रहे थे, एक और केस हमारे पास आया तो ये भी केस साथ निकला कि स्टिल मैंने फिर जब प्रोग्रेस ली, डीसी साहब से भी डिस्कस हुआ, डीसी साहब ने प्रोग्रेस ली तो उसमें उन्होंने कुछ भी नहीं, उसका प्रोसेस शुरू भी नहीं करवाया था, इनिशिएट भी नहीं करवाया था। और हमें यह ख़तरा था कि इसी तरह ये चलता रहेगा और ये फ़ीस जमा नहीं होगी, तो वो जो कि जमा करनी बहुत ज़रूरी थी। तो अकॉर्डिंगली एज़ पर लॉ हमने दोबारा तकरीबन 1.5 महीने के बाद 14 दिन को इनको टाइम दिया था और तकरीबन 1.5 महीने के बाद कम से कम जो मेरे जहन में आया है वो हमने जो है ना, इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं होगा, तो वो हमने दोबारा जो है दुकानें जो हैं वो सील कर दी। अब जब ये दुकानें सील हुई हैं तो उस पर फिर ये दोबारा जो है, चूँकि वो शेख वक़ार के रिलेटिव्स थे तो ये उसके पास गए हैं, तो इसने जो है वो वहाँ पे फिर उसके बाद जो है जो भी इनकी आपस में बात हुई, फिर इसने जो है वो घर में घुस के जो है वो जिस तरह से वो थ्रेट करना, धमकियाँ लगाना और उसके बाद जो है फ़ोन पे गालम गलोच करना, वो सिलसिला जो है स्टार्ट किया। इसमें फ़र्दर मैं आपको बताते चलूँ कि इसमें जो इंस्पेक्टर बिल्डिंग है फ़ारूक, उसको भी कल इसने जो है वो गालम गलोच किया, बहुत ज़्यादा गालियाँ दी हैं और वो मेरे पास बाद में आके रोया। और जब मैंने ये सारी सिचुएशन देखी और सारा देखा तो फिर उस पर बेसिकली अपनी ज़ात के लिए नहीं, लेकिन क्योंकि इससे पहले इसका ये था कि मुख्तलिफ़ और भी शिकायत मुझे गाहे बगाहे मिलती रहती थी। सरकारी अफसरान और भी जो है वो मेरे नायब तहसीलदार 1-2 दफ़ा उनका भी हुआ है, तो ये ड्रंक हो के अक्सर जो है वो लोगों को गालियाँ दे देता है। ये इसकी आदत बनती जा रही थी। तो मतलब छोटी मोटी जो बदमाशी करने की और थ्रेट करने की, पहले इल्ज़ामात लगाते, इसका तरीक़ेकार ये था, पहले संगीन को इल्ज़ामात लगाता है, उनको ब्लैकमेल करके प्रेशराइज़ करने की कोशिश करता है, बाद में फिर गालम गलोच की तरफ आता है।
तो ये ऑलरेडी था। और इसका एक और छोटा सा मैं और बता दूं कि आज से कोई 5-6 महीने पहले एक दफ़ा पहले भी इसको हम समझा चुके हैं। इसने ड्रंक होके मुझे कॉल की और मुझे कॉल करके एक इशू पे इसने काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी की, जो कि मैं मतलब जो है वो बता भी नहीं सकता, इतनी घटिया इसने लैंग्वेज इस्तेमाल की। और उसमें मेरी फ़ैमिली तक को उसने कहा कि जनाब आपकी जो है वो बच्ची है एक और फैमिली है तो हम छोड़ेंगे, मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा। तो मेरे नज़दीक ये कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा बदमाश है। तो इसलिए मैंने उस चीज़ को ज़्यादा वो संजीदा लेने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता था कि मैं इसको टैकल कर सकता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं थी कहीं और करने की ना। एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हुए आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, आपको डेली बहुत सारे इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, लेकिन आपने बड़े तरीके से वो करना होता है। पर्सनल हम हो नहीं सकते किसी के साथ, ये हमारा जो प्रोफेशन है, जो हमारी सीट है या जो हमारा जॉब नेचर है, जो मेरा काम है, वो मुझको इजाज़त नहीं देता। तो उस पर मैंने इग्नोर कर दिया, इसको मैंने बता दिया, मैंने एक आध बंदे को बता दिया जो इनके रेलेवेंट थे, मैंने कहा इसको बता दें कि मेरे साथ दोबारा इस तरह की बात ना करें। तो वो बात जो है वो भी ख़त्म हो गई, वो बात भी उस बात पे भी हमने इसको कुछ नहीं कहा। अब जब यहाँ तक आ गया और ये सारी शिकायतें इकट्ठी हो गई, तो ये बहुत ज़रूरी था कि अपने एम्प्लॉइज़ के लिए, अपने और आने वाले किसी ऑफिसर के लिए और आने वाले लोगों के लिए कि इतना इसका मतलब वो एक बढ़ गई है इसकी हिम्मत कि जिसको दिल करता है ये फ़ोन करके गाली निकाल देता है, जब दिल करता है शराब के नशे में जो है वो फ़ोन करके गालियाँ देता है। तो ये करना बहुत ज़रूरी था। तो ये मेरा जो प्रिंसिपल जो स्टैंड है वो इस पे है कि ये ताकि आइंदा के लिए और मैं इंशाल्लाह ये हम इंश्योर करेंगे, तमाम सरकारी महकमों को मैंने बता दिया है, उनसे भी बात हुई है, तो कभी भी इसका कोई इस तरह का फ़ोन आता है तो विल नॉट स्पेयर हिम इंशाल्लाह, ताकि और भी इस तरह की बेसिकली ये जो एक जहनीत है, हाँ, इस जहनीत को हमने ख़त्म करना है। ये अभी हम बहुत आगे आ गए हैं, बहुत पढ़ा लिखा मुआशरा है हमारा, और इस तरह की चीज़ों की हमारे जो है वो बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। और फिर मेरा आवाम से सवाल है कि अगर एक सरकारी अफसर अपना जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, तो अगर उसकी कोई फैमिली की तरफ या इस तरह से कुछ थ्रेट करता है, तो मेरा ख्याल है कि उस पर ये मुझे आप बताएं कि उस पर फिर क्या करना चाहिए। और दूसरा जो इसने कुछ इल्ज़ामात वगैरह जो लगाए हैं, तो मेरा उसमें इनसे सवाल ये है कि अगर कोई भी इल्ज़ाम आप लगा सकते हैं, सरकारी अफसर है उस पर इल्ज़ामात लगते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं, आप उसको किसी प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ, उसका कोई तरीक़ेकार होता है, उसका ये कतन मकसद नहीं है कि जिसका दिल करे उठ के जो है आप पे कोई जो है वो असला निकाल ले या आप पे जो है वो गालम गलोच करे। दिस इज़ नॉट टॉलरेबल। और ये जो है इंशाल्लाह जहाँ तक हो सका आई विल टेक हिम टू द क्लीनर, और ताकि आइंदा आने वालों के लिए भी जो है वो इसमें जो है कोई मुश्किल ना आए। तो इंशाल्लाह जब तक मैं यहाँ पे मौजूद हैं सब कुछ इनको अच्छी तरह से क्लियर करके जाएंगे, ताकि कोई भी बंदा इस जहनीत वाला मुआशरे में पनप ना पाए। थैंक यू।